आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में जो सीटें हैं वो किसके पास कितनी जाएंगी, नीचे साउथ से लेकर के ऊपर तक, फिर इधर से लेकर के मतलब गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर तक पूरा भारत इस समय बीजेपी की पकड़ में कितने राज्य हैं, कितनी सीटें हैं। और जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, चाहे आपका राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका बंगाल भी थोड़ा उधर निकल जाइए, यहाँ पर कितनी सीटें हैं और कैसे कैसे समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। क्योंकि मेरे साथ सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार निर्मल जी मौजूद हैं, जो बीएचयू से पास आउट हैं, बीएचयू से एलएलबी किया, तमाम मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं, कौशाम्बी से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद के पास से। इनसे बातचीत होगी। 24 का चुनाव कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेगा। 24 के चुनाव को लेकर के यूपी की 80 सीटें हैं, बिहार की 40, फिर बंगाल में 42, आपकी महाराष्ट्र में 48 और तमाम जो सीटें हैं एमपी की 29। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? क्योंकि मैं यूपी में 80 तो कर रही है, वो लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 80 में 80 जीत रहे हैं। बैठक आप कोलकाता में कर रहे हैं, अखिलेश जी साउथ जा रहे हैं, अखिलेश जी कभी बाघेला जी से गुजरात में मिल रहे हैं, चल क्या रहा है ये? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना विज़न क्लियर किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और नफरत की राजनीति को हराने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, अन्य प्रदेशों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह नहीं मजबूत है। आपने देखा होगा कि आप अगर ये सीटों के आंकड़े आप देखेंगे तो अगर आप तमिलनाडु से उठाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर इधर आप महाराष्ट्र आइए, फिर इधर आप चले उत्तर भारत की आप यूपी, बिहार, और उसके बाद आपका बगल का है ये मध्य प्रदेश, उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, तो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम है इस समय। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह बिहार में जाति जनगणना हुई और ये इनका हिंदुत्व कमज़ोर पड़ा, क्योंकि ये इनका हिंदुत्व जाति जनगणना जातियों को समेट करके, जातियों को शोषण करके एक तबके को लाभ पहुंचाने का, इसलिए हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जब जातियों के हक और सम्मान की बात आती है तो उस पर मुकरने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरी हुई है। आप बिहार में देखें, आप 40 सीटें हैं तो बिहार में वहाँ तेजस्वी जी, आदरणीय नीतीश जी वहाँ डटे हुए हैं और जाति जनगणना के हिसाब से जिस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए वो ईडी, सीबीआई सब लगा दी है। आप महाराष्ट्र का आप उदाहरण लें, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, वहाँ आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को ये कहें कि हमने लूट की, हाईजैक किया है। उन्होंने वहाँ के जो अघाड़ी थे उनको हटा करके, उनके विधायकों को तोड़ करके, उन्हीं के बीच से एक विधायक को मुख्यमंत्री बना करके उनको कमजोर करने का काम किया। लेकिन जनता वहाँ समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, वो 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही नाजुक है, वहाँ बहुत ही खराब है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया मजबूरी में, और वहाँ की नाजुक स्थिति बिहार में नाजुक है। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में, वहाँ ममता जी हैं, वहाँ उन्होंने बुरी तरह से उनको परास्त किया, उनके सारे विधायक और उनके सांसद टूट करके टीएमसी में जा रहे हैं, वहाँ भी इनकी स्थिति नाजुक है। तमिलनाडु में वहाँ पे आप देखें डीएमके है, वहाँ स्टालिन की अलग राजनीति, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कोई दाल नहीं गलने वाली। कर्नाटक में इनकी हालत पस्त है, चुनाव होने जा रहा है, कर्नाटक में भी बुरी तरह से हारेंगे। अभी विधानसभा के चुनाव हारेंगे, आने वाले 4 लोकसभा में भी हारेंगे। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी उन्हें शिकस्त देने जा रही है, इसलिए यहाँ भी वो तमाम तरह की साजिशें और तमाम तरह की माने बातें कर रही हैं। और आप देखेंगे कि इस चुनाव को पूरी तरह से धार्मिक के ओर ले जाने का काम कर रही हैं। आपने भी देखा, अभी योगी जी का आपने बयान देखा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई डीएम को आदेश दिया कि आप यहाँ पे कराइए, तो ये धार्मिक मुद्दा बना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम इनको सबक मंदिर बन रहा है, दर्शन शुरू हो जाएंगे जनवरी से। 24 में इनका प्लान है कि ग्रैंड उसकी सेरेमनी करके हम माने एक ध्रुवीकरण करें। लेकिन आप देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मंदिर बनने का, तो किसी जो जिस पे ये हमला करते थे, जिसको ये माने कि कहते थे इन्होंने नहीं रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तोड़ करके बनाई गई, लेकिन उस तबके से कोई विरोध नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को उन्होंने सह स्वीकार किया और मंदिर बनाने में कोई रोड़ा नहीं किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के आदेश से मंदिर बन रही है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि कोई उन्माद हो, कोई वो हो, उस तरह के उसने कई बयान भी दिए, उनके नेता लगे भी रहे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई। जो यहाँ का माने बुद्धिजीवी तबका है, जो उत्तर प्रदेश और देश में अमन शांति चाहता है, उसने उनके पचड़े में वो नहीं पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है कि उससे बहुत ग्रैंड सेरेमनी करके सब करके वो लाभ लेने जा रही है, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो आप देखेंगे 80 सीटें यहाँ जोड़ लीजिए, 40 सीटें आप बिहार की जोड़ लीजिए, 48 सीटें आप जोड़ लीजिए महाराष्ट्र का, और बगल के पश्चिम बंगाल के 40 सीटें जोड़ ली, तो जोड़िए माने
लमसम 250-300 सीटें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसलिए हालत ख़राब है। और अरे वो कह रहे हैं कि हम 350 पार जा रहे हैं, आपने तो गिना दिया कि पूरा वो बिल्कुल आपने तो उनको समेट दिया, आप उनको नीचे समेटते हुए आए, आपने उनको सिमटा दिया, सीटें आ कहाँ रही हैं फिर उनको? वो कहने को कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उनको राइट है कहने का, अपने आंकड़े कर सकते हैं, अपनी विज़न रख सकते हैं। लेकिन आप अगर एक्चुअल सिचुएशन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत माने उनकी हालत पतली है, नुकसान उनको होने जा रहा है। इसलिए उनकी आप बेचैनी आप देखिए कि कैसे वो विपक्ष के नेताओं को परेशान, उनकी बेचैनी आप देखिए कि कैसे विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं, कैसे लोगों को माने नेताओं को जेल भेजने का काम करा। आप उत्तर प्रदेश को उदाहरण लीजिए, माननीय आजम साहब की, उन्होंने अभी स्कूल भी अटैच किया, जो कि स्कूल एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उनके 20 समय में बच्चों के स्कूल में ताले लगा दिए गए, उनकी विधायकी झूठे मुकदमे में ख़त्म कर दी गई। अभी इरफान सोलंकी जी को आप देखिए, उन पर फर्जी मुकदमा लगा, उनको जेल भेजने का काम किया। आप नाहिद हसन जी को देख लीजिए शामली की, उनको भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। आप देखिए दीपक यादव जी को, उनको भी, रमाकांत, ऐसे जो समाजवादी पार्टी के नेता, उनको डराने का, उन पर मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का काम। चलिए, नेता परेशान हो रहे हैं, चुनाव तो जनता जिताती है, कि क्या जनता के बीच में आपका संदेश, आपकी बातें, जातिगत जनगणना हो, तमाम ऐसी चीज़ें हो? क्योंकि देखिए, आपने रोजगार की बात कर ली, आपने बोला कि हमने लैपटॉप बंटवाया है, आपने एक्सप्रेसवे बनवाया है, आपने पेंशन दिया है, आपने साइकिल दी है, आपने इकाना शेडी बनवाया है, आपने मेट्रो चलवाई है। इस मुद्दे पर आपको वोट नहीं मिला है। अब आपके पास एक आखिरी हथियार के रूप में लगातार बातें हो रही हैं, जातिगत जनगणना है, क्या उस पर आपको वोट मिलेगा? देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि हमें वोट नहीं मिला है, हमें वोट मिला है, लेकिन हमें कम मिला है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता, आप जस्ट उसके आप अगर एनालाइज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके क्या मुद्दे, उन्होंने कहा हम 15 लाख रोजगार देंगे, अरे खाते में देंगे, उन्होंने 15 लाख नहीं दिया। और उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार, उन्होंने नहीं दिया। फिर अभी इन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा कि हम होली दिवाली पे उनको गैस सिलेंडर देंगे और स्कूटी देंगे, मैंने तमाम वादे किए, लेकिन उन वादों पे खरे उन्होंने नहीं उतरे। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए समझ चुकी है कि जनता भी अब समझ गई है। अभी बार बार मोदी जी या शाह कहते हैं कि ये जुमला था, ये तमाम चीज़ें, तो जनता भी समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। आप देखिए, जो नौजवान तैयारी करते थे, उनके सपनों पे कुठाराघात हुआ। आप सोचिए, उदाहरण ले लीजिए कि सेना में नौजवान जाते थे और एक किसान परिवार के लोग जाते थे, जो पिछड़ी जातियों से आने वाले ज़्यादातर लोग उसी किसान और माने कमेरा समाज के लोग जाते थे सेना में। अगर कोई नौकरी पाता था नौजवान, तो उसका सपना होता था कि हम सेना में जाएँ, देश की सेवा करें, और नौकरी पाता था, उसका घर परिवार भी चलता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सपनों पर हमला किया और अग्निवीर जैसी योजना लाई और पूरी तरह से उनको ध्वस्त कर दिया। आप देखेंगे रेलवे की वैकेंसी, SSC की वैकेंसी, तो रोजगार पूरी तरह फेल हो गए। जहाँ ये रोजगार कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वहाँ इन्होंने रोजगार को समेट दिया, IAS की सीटों को घटा दिया और लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को बैठाने का काम किया। आप देखें कि जब भी वैकेंसियाँ आई थी प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ अपने लोगों को भरने का काम किया, सारे मानक, सारे रूल इन्होंने हटा दिए। तो जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी। सवाल है, मैं लौटता हूँ, जो यूपी में जो सबसे खास वोट बैंक है, जिस पर बीजेपी भी निगाह गड़ाए बैठी है और समाजवादी पार्टी भी लगातार, जो आरोप लगता है कि यादव मुस्लिम के बाद से जो दलित वोट बैंक है, आप भी एक दलित समाज से आते हैं, मायावती जी कितना बड़ा खेल करेंगी? शांत बैठी हैं, ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई बयान आता है, क्या चल रहा है अंदर अंदर? देखिए, बहुत बड़ी नेता है मायावती जी, मैं इतना नहीं, लेकिन जिस तरह उनके अभी मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और वो लगातार, जो कि हमेशा माने ये नियम रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, उसकी नीतियों की, उसकी योजनाओं अगर वो जनता तक नहीं पहुँचती तो उसकी आलोचना होती है, कोई भी विपक्षी दल होता है वो करता है। लेकिन बहन जी, जब से अभी मैं देख रहा हूँ, अभी चुनाव से पहले भी, अभी भी जितनी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं क्लीन, मैंने उनको मौका दिया है और समाजवादी पार्टी को हमलावर रही हैं। तो आप इसे साफ माने ये देख सकते हैं कि अभी 2022 का चुनाव हुआ है, तो जिस तरह उन्होंने पार्टी प्रत्याशी निर्धारित किया, मैं कौशाम्बी जनपद का आने वाला हूँ, सिराथू विधानसभा के आदरणीय केशव मौर्य जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ एक पहले प्रत्याशी घोषित था, लेकिन बीजेपी के कहने पे वहाँ प्रत्याशी बदला गया और मुस्लिम समाज का प्रत्याशी या ऐसे समाज का दिए ताकि वोट समाजवादी पार्टी का कटे और भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। तो इस तरह करके वो सैकड़ों सीटों पर इन्होंने ऐसे काम किए। तो आप इनके ट्वीट से, इनके आप माने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो कि जो विपक्ष में पार्टी लड़ रही जनता के मुद्दों पे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही, नफरत के खिलाफ लड़ रही है, उन पे वो हमलावर है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जो बात उन्होंने कही कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी तय कर रही, तो बात सही है। और आप लोग दलित वोट बैंक जो है उसको समझाने में प्रयास रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हमेशा
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सपने चलने वाला हमेशा जो वंचित समाज है, जो दलित पिछड़ा समाज है, वो चाहता है कि ये देश और प्रदेश में अमन और शांति हो, हर लोग भाईचारे से रहें और प्रदेश की तरक्की हमेशा भाईचारे में ही तरक्की होगी। नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी हमेशा लड़ाई रही है कि जो समतामूलक समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो नहीं चाहते कि समाज बराबर हो, समाज में खुशहाली आए, उसके खिलाफ उन्होंने भी आजीवन लड़ाई लड़ी। वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बाबा साहब के विचारों से और लोहिया के विचारों से चलने वाली समाजवादी पार्टी है। इसलिए लोगों का जनाधार बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम जैसे नौजवान युवाओं को उन्होंने जिम्मेदारी देकर के समाज में संदेश दिया है। आदरणीय चंद्रशेखर चौधरी जी को बाबा साहब वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष बना के, मिठाई लाल जैसे तमाम नेताओं को बना करके उन्होंने संदेश दिया है दलित समाज में कि समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी और आपके हित और सम्मान की बात। आखिरी सवाल, कोलकाता में बैठक हुई है, अखिलेश जी क्या 80 सीटों की दावेदारी रखते हैं अगर यूपी से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? देखिए, हमेशा सपना रहा है, लालू जी रहे हों, माननीय नेताजी रहे हों, हर आदमी का सपना होता है कि हम प्रधानमंत्री बने। हो, स्वाभाविक सी बात है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, लोकतांत्रिक देश में है, तो हमारा सपना है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, हमारा सपना है विधायक और सांसद बने। तो सपने हैं और जनता जो हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश का नेतृत्व करें। तो इसलिए और वो लोग खून पसीना अपना बहाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आने वाले देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस देश में 42 सीटों के समर्थन के साथ अगर एचडी देवगौड़ा बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो अखिलेश जी भी अगर मेहनत करें तो क्या पता दिल्ली पहुंच जाएं। हालांकि दिल्ली का जो रास्ता होता है यूपी होकर ही आता है। यूपी ने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं। मैं सीटों पर बात कर रहा था कि चाहे यूपी की 80 हो, चाहे बिहार की 40 हो, बंगाल की 42 हो, महाराष्ट्र की 48 हो, एमपी की 29 हो, तमाम जो नंबर्स हैं ये नंबर्स किसकी तरफ जाएंगे। और मैं बता दूँ इन सभी स्टेटों में जो दलित पिछड़ा वोट बैंक है खासा है, अच्छा खासा है, जिनके साथ एक बार मुड़ गया सत्ता की चाबी उधर चली जाती है। जातिगत जनगणना को लेकर के तमाम विपक्षी दल, खासतौर से अखिलेश यादव जी जिस तरह से मुखर होकर के इस तमाम जो जातिगत जनगणना की लड़ाई है इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अगर इनके साथ दलित पिछड़ा समाज आता है तो समाजवादी पार्टी का जो यूपी में 3 सांसदों का आंकड़ा है वो 3 से 30 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो तैयारी करते हैं तो। फिलहाल बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा और तमाम जो बातें हुई इससे आप क्या राय रखते हैं और 24 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश जी की क्या भूमिका है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।